नमस्कार दोस्तों, पीएलटेक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस क्लास में आप लोगों के लिए सीटेट प्रीवियस ईयर का पूछा गया प्रश्न पत्र लेकर आया हूं और यह प्रश्न पत्र 17 जनवरी 2022 का ऑनलाइन परीक्षा का पूछा गया प्रश्न पत्र है। पेपर सेकंड है। सामाजिक अध्ययन के 60 प्रश्नों को इस क्लास में सॉल्व करेंगे। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज की इस क्लास के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है यहाँ पे 31 है। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली के राजधानी के रूप में चुनाव के बारे में यह बात की? यह बदलाव भारत के लोगों की कल्पना के अनुरूप होगा और सभी लोग भारत में ब्रिटिश शासन को बनाए रखने के लिए उद्यम संकल्प के रूप में इसकी सराहना करेंगे। तो राइट आंसर यहाँ पे थर्ड हो जाएगा, वायसराय होर्डिंग। भारत में द्वितीय दिल्ली दरबार का आयोजन 1911 ईस्वी में सम्राट जॉर्ज पंचम तथा क्वीन मेरी के भारत आगमन के उपलक्ष्य में किया गया था। दोस्तों ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 32 है। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। दिए गए ऑप्शंस में से सूची फर्स्ट है यहाँ पे और एक तरफ सूची सेकंड है, तो आपको मिलान करना है दोस्तों। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही मिलान हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट का, भाषाविद। तो भाषाविद जो होती है कई भाषाओं को जानना और पढ़ता है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा भाषाविद का थर्ड से, जो कई भाषाओं को जानना और पढ़ता है। ऑप्शन बी है मुंशी। तो मुंशी जो होता है जो फारसी पढ़ना लिखना और पढ़ाना जानता है। फर्स्ट से मिलान हो जाएगा। ऑप्शन सी है प्राच्यवादी। प्राच्यवादी जो होता है जो एशिया की भाषा और संस्कृति का गहन ज्ञान रखता है। सेकंड से मिलान हो जाएगा। ऑप्शन डी है वर्नाकुलर। तो वर्नाकुलर का मिलान हो जाएगा स्थानीय भाषा या बोली जो मानक भाषा से अलग है। फोर्थ से मिलान हो जाएगा। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो मिलान है दोस्तों थर्ड है, ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का सेकंड और डी का फोर्थ। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 33 है। प्राचीन समय में भारत में तीर्थयात्रियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा इस क्वेश्चन का सेकंड, बी और सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम चीनी यात्री फाहियान 399 से 414 ईस्वी, जिसने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में भारत की यात्रा की थी। इसका भारत आने का उद्देश्य बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करना था, जिसके तहत इसने 15 वर्षों तक रहकर बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन किया। तो यहाँ पे राइट आंसर सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सेकंड। अगला क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए दिया गया, चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी में शिव मंदिर का निर्माण करवाया था और उससे पराजित शासकों से जब्त की गई उत्कृष्ट प्रतिमाओं से भर दिया था। कारण आर है, राजा मंदिरों का निर्माण अपनी शक्ति, धन संपदा और ईश्वर के प्रति निष्ठा के प्रदर्शन हेतु करते थे। तो आपको बताना है दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से क्या राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर सही व्याख्या करता है ए की। चोल वंश के महानतम सम्राट राजेंद्र 971 से 1044 प्रथम ने 11वीं शताब्दी में अपनी राजधानी गंगईकोड़ा चोलपुरम में स्थापित की थी और इसने अपनी राजधानी में एक भव्य शिव मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसे बृहदेश्वर मंदिर कहते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, पूछा जाता है बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, तो बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित का मिलान कीजिए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो राइट आंसर यहां पे इस क्वेश्चन का हो जाएगा, यहां पे आपको मिलान करना है। तो एक तरफ सूची फर्स्ट दी गई है, दूसरी तरफ सूची सेकंड दी गई है। तो ऑप्शन फर्स्ट है जिक्र का मिलान जो हो जाएगा नाम का जाप करना। ऑप्शन बी में है एक्स और एक्स का मिलान नृत्य से हो जाएगा। और ऑप्शन सी में है समा, तो समा का गाना से हो जाएगा। और ऑप्शन डी है मुरीद का हो जाएगा अनुयायी। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का सेकंड और डी का फोर्थ सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए दिया गया है, मदुरई शहर में आयोजित कवियों की सभाओं में संगम ग्रंथों की रचना और संकलन किया गया। कारण आर है, संगम कवि और अज्ञात यूनानी समकालीन थे। तो राइट आंसर यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा इस क्वेश्चन का सेकेंड। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की, यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ किताब में गढ़ कटंगा के गोंड साम्राज्य का उल्लेख मिलता है, जिसमें 70,000 गांव थे? तो राइट आंसर यहां पे हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन फोर्थ, अकबरनामा।
अकबर ने अपने साम्राज्य विस्तार के क्रम में 1564 ईस्वी को आसफ खान के नेतृत्व में गोंडवाना के गढ़कटंगा राज्य को जीत लिया। उस समय गढ़कटंगा में चंदेल राजकुमारी दुर्गावती शासन कर रही थी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर अकबरनामा हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। ग्रामीण भारत में जीवन से संबंधित निम्नलिखित का मिलान कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। सूची फर्स्ट है एक तरफ सूची सेकंड है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है परती। तो परती का जो मिलान हो जाएगा, कुछ समय के लिए बिना खेती छोड़ दी जाने वाली जमीन। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। मिलान हो जाएगा इसका बी साल दिया गया है, साल का मिलान जो हो जाएगा एक पेड़ है। थर्ड से मिलान हो जाएगा महुआ, ऑप्शन सी है। तो महुआ का मिलान जो हो जाएगा एक फूल जिसमें शराब बनाई जाती है। सेकेंड से मिलान हो जाएगा ऑप्शन डी है बेवड़। बेवड़ का जो है ऑप्शन मिलान हो जाएगा घुमंतु, खेतों के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा। ए का फर्स्ट, बी का थर्ड, सी का सेकेंड और डी का फोर्थ सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। औपनिवेशिक काल में विधवा विवाह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड हो जाएगा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा विवाह के पक्ष में प्राचीन ग्रंथों का हवाला दिया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। निश्चित निम्नलिखित कथनों ए तथा बी को पढ़ें तथा सही कथन। ऑप्शन ए यहां पे दिया गया है ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने जाति व्यवस्था की आलोचना करने वाले एक पुराने बौद्ध ग्रंथ का अनुवाद किया। ऑप्शन बी है कुछ समाज सुधारकों ने भारत में जाति गैर बराबरी की भी आलोचना की। तो यहां पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर सेकेंड हो जाएगा। केवल बी ऑप्शन सही है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर आधुनिक भारत के प्रमुख समाज सुधारक थे। इनके प्रयास से लॉर्ड कैनिंग ने 1856, ध्यान रखिएगा 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पास किया। इन्होंने जाति व्यवस्था की आलोचना से खुद को अलग रखा। 19वीं सदी के जितने भी समाज सुधारक हुए उन्होंने समाज की कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया। किसी ने जाति आधारित आलोचना, समर्थन जैसे मुद्दों को समाज सुधार में पृथक रखा। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन सेकेंड राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41। कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ये दिया गया है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने औपनिवेश काल के दौरान मंदिर में प्रवेश आंदोलन की अगुवाई की। कारण आर है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर चाहते थे कि लोग यह देखें कि समाज में जाति पूर्वाग्रहों की जकड़ कितनी मजबूत है। तो राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है तथा आर सही व्याख्या है ए की। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में से कौन से कथन बिरसा आंदोलन के विषय में सही हैं। ऑप्शन ए है बिरसा का आंदोलन आदिवासी समाज को सुधारने का आंदोलन था। ऑप्शन बी है बिरसा अपने जीवन के उत्तरार्ध में मिशनरियों और हिंदू जमींदारों का लगातार विरोध करने लगे। ऑप्शन सी अंग्रेज मुंडाओं की पारंपरिक भूमि व्यवस्था को पुनः स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे। ऑप्शन डी है बिरसा के अनुयायियों ने बिरसा राज के प्रतीक के रूप में लाल झंडा फहराया। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। केवल ए और बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ये दिया गया है गांधी जी ने लोगों से आह्वान किया कि रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए 6 अप्रैल 1919, ध्यान रखिएगा 6 अप्रैल 1919 को अहिंसक विरोध दिवस के रूप में मनाया जाए। कारण आर है रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी पीड़ा और गुस्सा जताते हुए नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की। प्रथम विश्व युद्ध 1919, ध्यान रखिएगा प्रथम विश्व युद्ध 1919 के बाद भारतीय अपेक्षाओं से विमुख होकर भारतीयों का दमन करने के उद्देश्य से 18 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट पास किया गया। इस कानून का विरोध करने के उद्देश्य से गांधी जी ने लोगों का आह्वान किया कि रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए 6 अप्रैल 1919 को अहिंसक विरोध के रूप में मनाया जाए। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 के बाद लौटा दी थी। तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 है। कथन ए तथा आर को पढ़ें तथा सही विकल्प को चुनें। कथन ए दिया गया प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्र भारत की विदेश नीति की रूपरेखा शीत युद्ध के संदर्भ में गुट निरपेक्षता के सिद्धांत के आधार पर तैयार की। कारण आर है गुट निरपेक्षता आंदोलन ने दुनिया के देशों में आह्वान किया कि वे 2 मुख्य सैनिक गठबंधनों में से किसी एक में शामिल हो जाएं। तो राइट आंसर यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन थर्ड। ए सही है परंतु आर गलत है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद
शीत युद्ध का दौर प्रारंभ हो गया। ऐसे में भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्र विदेशी नीति की रूपरेखा शीत युद्ध के संदर्भ में गुटनिरपेक्षता के सिद्धांत के आधार पर तैयार की। गुटनिरपेक्षता आंदोलन ने दुनिया के देशों से आह्वान किया कि वे दो मुख्य सैनिक गठबंधनों पूंजीवाद और समाजवाद किसी में शामिल ना हो। यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित कथन पढ़ें और सही विकल्प चुनें। अभिकथन ये दिया गया है, पृथ्वी और मंडल में एक अद्भुत ग्रह है। कारण आर है, पृथ्वी पर पानी और हवा उपस्थित है जो जीवन की उपस्थिति में सहायक है। तो पृथ्वी सौरमंडल का एक अद्भुत ग्रह है क्योंकि यहाँ जीवन संभव है। इस ग्रह पर जीवन जीने की आवश्यक परिस्थितियों जैसे पानी और हवा उपस्थित है। तो यहाँ पे राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। ए और आर सत्य है, आर द्वारा ए की सही व्याख्या होती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। कब ग्रीनविच यामोत्तर पर सभी स्थानों में दिन का मध्य या दोपहर होगी? तो राइट आंसर यहाँ पे 4 ऑप्शन हो जाएगा, जब सूर्य प्रमुख यामोत्तर ग्रीनविच पर आकाश में सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। विषुवत रेखा और उत्तरी ध्रुव या विषुवत रेखा और दक्षिणी ध्रुव के बीच की दूरी क्या होगी यदि अंश डिग्री में नापा जाए? तो राइट आंसर थर्ड हो जाएगा 90 डिग्री। विषुवत रेखा और उत्तरी ध्रुव या विषुवत रेखा और दक्षिणी ध्रुव के बीच की दूरी 90 डिग्री होगी। विषुवत वृत्त का माप 0 मान होता है और ध्रुवों के अक्षांश 90 डिग्री उत्तर और 90 दक्षिण होता है। यदि अक्षांश समांतरों को 1 डिग्री के अंतराल पर खींचते हैं तो उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में 89 अक्षांश समांतर होंगे। तो ध्यान रखिएगा, थर्ड ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48। दिए गए कथनों ए तथा आर को पढ़ें तथा सही विकल्प को चुनें। ऑप्शन ए है, उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव के बीच के क्षेत्रों में बहुत ठंड पाई जाती है। ऑप्शन बी है, शीत कटिबंध में सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता तथा किरणों तिरछी पड़ती हैं और कम गर्मी पैदा होती है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट सही जवाब है। ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। प्राकृतिक वनस्पत क्षेत्रों एवं इनमें पाए वन्य जीवों के बारे में निम्नलिखित का सुमेल कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे दिया गया है टुंड्रा। तो टुंड्रा का जो है मिलान हो जाएगा थर्ड से, सील कस्तूरी बैल ध्रुवीय भालू से इसका मिलान हो जाएगा। ऑप्शन बी में है उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल, इसका मिलान हो जाएगा सांप छिपकली ऊंट, फोर्थ से हो जाएगा। ऑप्शन सी में शीतोष्ण घास स्थल, इसका जो मिलान हो जाएगा जंगली भैंस वाइसन एंटीलोप, फर्स्ट से हो जाएगा। और उष्ण कटिबंधीय घास स्थल ऑप्शन डी का जो मिलान हो जाएगा हाथी जेब्रा जिराफ से हो जाएगा, सेकंड से हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का ऑप्शन सही हो जाएगा सेकंड, ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट, डी का सेकंड। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 है। निम्नलिखित वर्षा के प्रकार वर्षण को उनकी उचित व्याख्या से सुमेलित करें। तो ऑप्शन ए में दिया गया संवहनी वर्षा। तो संवहनी वर्षा जो होती है वाष्पीकरण से गर्म हवा ऊपर उठती है, फोर्थ से मिलान हो जाएगा इसका। ऑप्शन बी है वर्षण, वर्षण का मिलान बादल आर्द्रता से बहुत भारी हो जाते हैं, थर्ड से मिलान हो जाएगा। ऑप्शन सी में है पर्वतीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा गर्म आर्द्रता, ऑप्शन सेकंड से मिलान हो जाएगा। ऑप्शन डी में है चक्रवाती वर्षा, तो चक्रवाती वर्षा ठंडी हवा गर्म हवा से मिलती है, तो फर्स्ट से इसका मिलान हो जाएगा। तो यहाँ पे नीचे ऑप्शन सेकंड जो है आपका सही जवाब हो जाएगा, ए का फोर्थ, बी का थर्ड, सी का सेकंड और डी का फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। पृथ्वी पर उपलब्ध जल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है पृथ्वी में उपलब्ध जल राशि का केवल 3% ही अलवण है जल है। ऑप्शन बी है पृथ्वी पर उपलब्ध पूरी जल राशि का 90% जल महासागरों में पाया जाता है। ऑप्शन सी है वायुमंडल से पृथ्वी पर स्वच्छ जल बनता है। ऑप्शन डी है हिम नदियाँ झरने और तालाब स्वच्छ पीने योग्य जल के स्रोत हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, केवल ए और डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। दिए गए कथनों ए, बी तथा सी को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें। ऑप्शन ए है वायुमंडल हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है। ऑप्शन बी है वायुमंडल सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करता है। ऑप्शन सी है वायुमंडल 4 परतों में विभाजित है जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होती है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा फर्स्ट, केवल ए और बी सही है।
वायुमंडल पृथ्वी का महत्वपूर्ण अभिन्न अंग है, जिसका महत्व इस प्रकार है। वायुमंडल के अंतर्गत पेड़ पौधे हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करते हैं, सूर्य की पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करते हैं तथा वायुमंडल मुख्यतः 4 परतों में विभाजित है जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 53 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन पवन का वर्णन करता है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब की ओर गमन करती वायु। धरातल पर वायु प्रवाह का संबंध वायु दाब के अंतर से होता है। ये पवन हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं। पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण पवन की दिशा उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध दाएं एवं बाएं ओर मुड़ जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है दोस्तों। अशोक को अपने संबंधियों से मिलने के लिए मुंबई से दिल्ली जाना है। अशोक परिवहन के कौन से साधन का उपयोग कर सकता है। तो राइट आंसर यहाँ पे थर्ड हो जाएगा, वायु मार्ग इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन नंबर 55। निम्न में से कौन सा ऊर्जा संसाधन भारत में अधिकतर कारखानों फैक्ट्रियों में प्रयोग में लाया जाता है। तो राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा कोयला। ऊर्जा संसाधन भारत में अधिकतर कारखानों में कोयला का प्रयोग किया जाता है। कोयला उपभोग के संदर्भ में भारत का विश्व में द्वितीय स्थान है, ध्यान रखिएगा, जो लगभग कुल उपयोग का 84% है। 84% है। अगला क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए है, ईंधन और जीवाश्म ईंधन परंपरागत ऊर्जा के 2 मुख्य स्रोत हैं। कारण आर है, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत वे हैं जो लंबे समय से सामान्य उपयोग में लाए जा रहे हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट हो जाएगा, ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। ईंधन ऊर्जा के महत्वपूर्ण साधन है। जीवाश्म ईंधन के प्रमुख स्रोत कोयला और पेट्रोल है। परंपरागत स्रोत के रूप में इनका लंबे समय से सामान्य उपयोग किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 57। फसलों को उन देशों के साथ जहां ये अत्यधिक मात्रा में उगाई जाती हैं के साथ सुमेलित कीजिए। तो यहां पे ऑप्शन ए पर्सन दिया गया है, पर्सन भारत एवं बांग्लादेश। ऑप्शन 4 से मिलान हो जाएगा। ऑप्शन बी में है चाय का संबंध केन्या और श्रीलंका से हो जाएगा, थर्ड से मिलान हो जाएगा। ऑप्शन सी में है कॉफी ब्राजील एवं कोलंबिया से हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड से। ऑप्शन डी में है कपास का जो मिलान हो जाएगा ब्राजील एवं मिस्र से, ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा इसका 4th ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 58 है। कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए दिया गया, कई राज्य भाषाई अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित और संचालित स्कूलों, विद्यालयों, कॉलेजों, महाविद्यालयों की आर्थिक रूप से सहायता करते हैं। कारण आर है, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए बनाए गए प्रावधान राज्यों द्वारा विविधता के पोषण को दर्शाता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। अगला क्वेश्चन नंबर 59 आपको फिल करना है। का निर्माण हमें व्यक्ति विशिष्ट दक्षताओं एवं विशेषताओं की पहचान करने से रोकता है, साथ ही साथ ये व्यक्ति में विभिन्न विशिष्टताओं के विकास को भी अवरुद्ध करता है। तो राइट आंसर सेकेंड हो जाएगा, रूढ़िबद्ध धारणाएं हमें व्यक्ति की विशिष्ट की दक्षताओं एवं विशिष्टताओं की पहचान करने से रोकता है, साथ ही साथ ये व्यक्ति में विभिन्न विशिष्टताओं के विकास को भी अवरुद्ध करता है। तो सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है। संसदीय शासन पद्धति में ऑप्शन ए दिया गया, कार्यपालिका का गठन विधायिका द्वारा किया जाता है। ऑप्शन बी है, कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं है। तो आपको बताना है दोस्तों, राइट आंसर थर्ड हो जाएगा, ए सही है और बी गलत है। थर्ड ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। भारत में संघ की विधायिका को संसद कहा जाता है तथा संघीय कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति होते हैं, जिनको सहायता देने के लिए प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद का प्रावधान अनुच्छेद 74 फर्स्ट में किया गया है। कार्यपालिका का गठन विधायिका द्वारा किया जाता है। कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी भी होती है। तो थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 61। लोकतंत्र में गतिवाद प्रतिबिंबित होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो है 4th हो जाएगा, ए और बी दोनों सही हैं। सरकार द्वारा नए नए कानून तथा योजनाओं और कार्यक्रमों को चलाने से। ऑप्शन बी है, विभिन्न सामाजिक और आर्थिक समस्याओं पर लोगों द्वारा आंदोलन आयोजित करने से। सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पे 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 62 है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा में अनियमित वेतन कार्य की विशेषता है। तो राइट आंसर थर्ड हो जाएगा, केवल ए और डी सही है। मजदूर को केवल नगद भुगतान
किया जाए। ऑप्शन डी है नियमित रोजगार अवसरों की बहुत थोड़ी गारंटी होती है। तो ऑप्शन थर्ड यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। निम्न का रोजगारों का उनकी स्थिति के साथ मिलान कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट में दिया गया है सरकारी अस्पताल में डॉक्टर, तो सरकारी अस्पताल में डॉक्टर का जो मिलान हो जाएगा नियमित वेतनधारी कर्मचारी। ऑप्शन फोर्थ से इसका मिलान हो जाएगा। ऑप्शन बी में है सड़क किनारे रेहड़ी पर सब्जी बेचने वाला, इसका जो मिलान हो जाएगा स्वरोजगार युक्त हो जाएगा ऑप्शन थर्ड से। ऑप्शन सी में है कपड़ा फैक्ट्री का मालिक, नियोक्ता हो जाएगा ऑप्शन सेकंड से मिलान हो जाएगा। ऑप्शन डी में है कृषि मजदूर, इसका जो मिलान हो जाएगा अस्थायी वेतन श्रमिक। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। ए का फोर्थ, बी का थर्ड, सी का सेकंड, डी का फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 64। लोकतंत्र सरकार के अन्य स्वरूपों से एक बेहतर स्वरूप है क्योंकि ऑप्शन ए दिया गया है यह लोगों के प्रति उत्तरदायी है। ऑप्शन बी है यह प्रातिनिधिक सरकार है। ऑप्शन सी है यह प्रत्यक्ष रूप से लोगों की सारी जरूरतों को पूरा करती है। अति उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो यहां पे इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, ए और बी यहां पे सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए दिया गया है निष्पक्ष रूप से काम करने के लिए संचार माध्यम मीडिया को संतुलित व स्वतंत्र समाचार उपलब्ध कराने चाहिए। कारण आर है अधिकांश संचार माध्यमों मीडिया और टीवी समाचार पत्रों पर बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठानों का स्वामित्व होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे सेकंड हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। शक्तियों के बंटवारे का सिद्धांत का अर्थ है आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। ए और बी दोनों सही हैं। सरकार के एक अंग को दूसरे अंग के काम का उत्तरदायित्व भार अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए। ऑप्शन बी है सरकार के अंग को दूसरे अंग के काम में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ऑप्शन थर्ड सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। भारतीय संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष राज्य वह है जो ऑप्शन ए है सभी को अपने धार्मिक विश्वासों तौर तरीकों को अपनाने की पूरी छूट देता है। ऑप्शन बी है धर्म को मान्यता नहीं प्रदान करता है। ऑप्शन सी है केवल एक धर्म का पालन करता है। ऑप्शन डी है धर्म और राज्य की शक्ति को एक दूसरे से अलग करता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर जो हो जाएगा फोर्थ हो जाएगा। ए और डी यहाँ पे सही जवाब है, ए और डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार ऐसे नागरिकों को वकील उपलब्ध कराने का दायित्व राज्य के ऊपर सौंपा गया है जो निर्धनता, गरीबी या किसी और कारण से वकील नहीं रख सकते? तो राइट आंसर यहाँ पे थर्ड हो जाएगा अनुच्छेद 39A के तहत। संविधान के अनुच्छेद 39A के अनुसार समान अवसरों के आधार पर न्याय व निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराना जिससे गरीबों को अन्याय का शिकार ना होना पड़े। इस प्रकार यह अनुच्छेद ऐसे नागरिकों को वकील उपलब्ध कराने का दायित्व राज्य के ऊपर सौंपा गया है जो निर्धनता, गरीबी या किसी और कारण से वकील नहीं रख सकते। तो थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 69। निम्न पद्यांश को पढ़िए। पश्चिमी वर्जीनिया अमेरिका में कंप्यूटरीकृत चेतावनी और निगरानी व्यवस्था मौजूद थी। भोपाल के यूनियन कार्बाइड कारखाने में गैस के रिसाव के लिए केवल मजदूरों के अंदाजे के सहारे काम चलाया जाता था। पश्चिमी वर्जीनिया में खतरा पैदा होने पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की व्यवस्था मौजूद थी जबकि भोपाल में ऐसा कुछ नहीं था। नीचे दिए गए विकल्पों में से किस प्रकार उपरोक्त गद्यांश के आधार पर चर्चा की जा सकती है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सेकेंड, अलग अलग देशों के बीच सुरक्षा मानकों में भारी फर्क होना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। सामाजिक विज्ञान की एक शिक्षिका अपनी कक्षा में न्यूनतम वेतन पर चर्चा करना चाहती है। निम्न में से कौन संप्रत्यय उपसंप्रत्यय इसमें शामिल होने की ज्यादा संभावना है? तो राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा, केवल फर्स्ट, मजदूरों के हितों की रक्षा। यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। सामाजिक विज्ञान की एक शिक्षिका अपनी कक्षा में न्यूनतम वेतन पर चर्चा करना चाहती है। इनमें से मजदूरों के हितों की रक्षा, संप्रत्यय, उपसंप्रत्यय शामिल होने की ज्यादा संभावना है। क्वेश्चन नंबर 71। नीचे दिए गए कथनों को सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों में दिए गए फोटोग्राफ्स व चित्रों के संदर्भ पढ़ें तथा सही विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पे राइट आंसर थर्ड हो जाएगा दोस्तों, केवल ए बी डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों में दिए फोटोग्राफ व चित्रों के संदर्भ में दृश्य सामग्री संप्रत्तियों का विवरण देती है। ये छवियां जिज्ञासा और ध्यानाकर्षण करती हैं। कई बार दृश्य सामग्रियों शब्दों की अपेक्षा संप्रत्तियों को बेहतर तरीके से चित्रांकित करती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72।
निम्नलिखित कथनों ए तथा बी को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है, भारतीय विद्यालयी पाठ्यचर्या में एक विषय के रूप में नागरिक शास्त्र और औपनिवेशिक युग की देन है, जो भारतीयों में अंग्रेजी राज्य के प्रति बढ़ती हुई निष्ठा को देखते हुए शामिल किया गया था। ऑप्शन बी है, नागरिक शास्त्र एक ऐसे सभ्य समाज की कल्पना करता है जो अधिक अवगत नागरिकों का निर्माण कर सके। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा। दोनों ए और बी गलत हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 73 है दोस्तों। कक्षा में जेंडर रूढ़िबद्ध धारणा को बनाने से बचाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो कक्षा में जेंडर रूढ़िबद्ध धारणा को बनाने से बचाने के लिए एक शिक्षक को लड़कियों को अपरंपरागत भूमिकाओं में डालने की कोशिश करनी चाहिए। ऑप्शन फोर्थ यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से कौन से सामाजिक विज्ञान शिक्षण के उपागम कक्षा में लोकतांत्रिक संस्कृति के विकास के लिए अति उपयुक्त हैं? ऑप्शन ए दिया गया है, विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक में दी गई जानकारी प्रदान करना। ऑप्शन बी है, कक्षा में वाद विवाद एवं विमर्शों चर्चाओं के माध्यम से अधिगम को एक सहभागी प्रक्रिया बनाना। ऑप्शन सी है, विद्यार्थियों और शिक्षकों के आत्मबोध पर काम करना ताकि सांस्कृतिक, सामाजिक एवं स्तरों की विभिन्नताओं से उपजे पूर्वग्रहों को काम किया जा सके। तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है, विद्यार्थियों को ऐसी परियोजनाएं देना जो कि बाजार में आसानी से उपलब्ध हो सके। सही विकल्प का चयन करना है दोस्तों। तो सही जवाब हो जाएगा सेकंड, बी और सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 75, एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका इस बात पर बल देना चाहती है कि इतिहास बताता है कि आज की दुनिया कैसे विकसित हुई और यह हमारे वर्तमान के अतीत के बारे में बताना चाहता है। इसके लिए कौन सी गतिविधियां उचित रहेंगी? तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही विकल्प का चयन करना है दोस्तों। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन थर्ड सही जवाब हो जाएगा। ए और सी यहाँ पे सही जवाब है। अगला क्वेश्चन नंबर 76, नगर प्रशासन पढ़ने हेतु निम्न में से कौन सी गतिविधि सबसे अधिक उपयुक्त है? ऑप्शन ए है, नगर निगम नगर पंचायत का भ्रमण। ऑप्शन बी है, पाठ्यपुस्तक में दिए गए पाठ की विषय वस्तु को समझाना। ऑप्शन सी है, कक्षा में विद्यार्थियों को नगर प्रशासन के पाठ को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना। ऑप्शन डी है, अपने पड़ोस में सफाई सुविधाओं पर एक परियोजना करना। सही विकल्प का चयन कीजिए। तो राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा, ए और डी। नगर प्रशासन पढ़ने हेतु नगर निगम नगर पंचायत का भ्रमण करना, अपने पड़ोस में सफाई सुविधाओं पर परियोजना करना आदि गतिविधियां सबसे अधिक उपयुक्त हैं। क्वेश्चन नंबर 77, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में वाद विवाद के आयोजन हेतु निम्न में से कौन सा उपयुक्त विषय है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, बी और डी। बी और डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जो सामाजिक विज्ञान की कक्षा में वाद विवाद के आयोजन हेतु उपयुक्त विषय हैं, गरीबी हटाने के लिए सरकारी पहल, योजना लागू करना, रोजगार विकसित करने में तकनीकी का योगदान आदि। यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित गतिविधियों में से कौन सी रचनात्मक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को बढ़ावा देने में सहायक होगी? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सेकेंड। रचनात्मक शिक्षण अधिगम को बढ़ावा देने में कक्षा में आने वाली समस्याओं का बच्चों द्वारा पहल करके समाधान उपलब्ध करवाना। विद्यार्थी से उत्तर लिखते वक्त यह अपेक्षा की जाती है कि अपने शब्दों में तथा संदर्भित उदाहरणों से उत्तर दें। तो राइट आंसर सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित गतिविधियों में से कौन सी विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन के विकास की प्रतीक है? ऑप्शन ए, विद्यार्थियों को आपस में पाठ्यपुस्तक आधारित प्रश्नों के उत्तर सुनाने के लिए प्रोत्साहित करना। ऑप्शन बी है, किसी प्रघटना हेतु एक से अधिक कारणों का वर्णन करना। ऑप्शन सी है, प्रत्येक कक्षा में अधिकांश समय में शिक्षिका विद्यार्थियों की बजाय स्वयं की बातें करती है। ऑप्शन डी है, परीक्षा में संभावित पूछे जाने वाले प्रश्नों को ही करने की कोशिश करना। सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, केवल ए तथा बी। विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन के विकास में विद्यार्थियों को आपस में पाठ्यपुस्तक आधारित प्रश्नों के उत्तर सुनने के लिए प्रोत्साहित करना, किसी घटना प्रघटना हेतु एक से अधिक कारणों का वर्णन करना। ऑप्शन थर्ड यहाँ पे सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 80 है, निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन सा समालोचनात्मक चिंतन का आकलन करने का अवसर उपलब्ध करवाता है? ऑप्शन ए, महात्मा गांधी बच्चों को हस्तकला क्यों सिखाना चाहते थे? ऑप्शन बी है, प्रजातांत्रिक सरकार की 2 विशेषताएं बताइए। ऑप्शन सी है, आपको क्या लगता है कि सरकार को विभिन्न झगड़ों और विवादों के हल क्यों ढूंढने चाहिए? ऑप्शन डी है, मुगल प्रशासन में जमींदार की क्या भूमिका थी? तो राइट आंसर सेकेंड हो जाएगा, केवल ए और सी। केवल ए और सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81। ग्रामीण भारत में भुगतान दरें गिर गईं, इस तर्क हेतु निम्न में से कौन से साक्ष्यों की तरह प्रस्तुत किए जा सकते हैं? ऑप्शन ए है सरकार द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर किए गए सर्वेक्षण को देखना। बी है कुछ निर्दर्श सैंपल गांवों में घरों में सर्वेक्षण करना। ऑप्शन सी पास पड़ोस के खेतिहर परिवारों से बात करना। ऑप्शन डी कुछ खेतिहर मजदूर परिवारों से बात करना। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट, केवल ए और बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82। सामाजिक और राजनीतिक जीवन पाठ्य पुस्तक में कई समुदायों की चर्चा की गई है, जैसे दलित, मुस्लिम व गरीब आदि। एक शिक्षक के तौर पर इन पुस्तकों को कक्षा में प्रयोग करने का सबसे उपयुक्त तरीका क्या होगा? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर थर्ड हो जाएगा, सी और डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इस समुदायों से संबंधित मुद्दों को संवेदनशील तरीके से पढ़ाना, सभी बच्चों की गरिमा का आदर करने की उच्च प्रतिबद्धता प्रदर्शित करना। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए दिया गया, सामाजिक विज्ञान को अंतर विषयक तरीके से पढ़ाना शिक्षकों के लिए चुनौतीपूर्ण है। कारण आर है सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में अधिकतर पाठ विषयगत दृष्टिगत जैसे इतिहास या भूगोल से ही लिखे गए हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन फर्स्ट, ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। सामाजिक विज्ञान के अंतर विषयक तरीके से पढ़ाना शिक्षकों के लिए चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में अधिकतर पाठ्य विषयगत दृष्टिगत जैसे इतिहास या भूगोल से लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 84। निम्नलिखित में से प्राथमिक स्रोत की पहचान कीजिए जिनका इस्तेमाल भारतीय बुनकरों की दुर्दशा को समझने के लिए हुआ जब ब्रिटेन में सूती कपड़ा उद्योग के विकास की शुरुआत हुई। ऑप्शन ए है बुनकरों द्वारा अपनी दशा का वर्णन करते हुए भारतीय कंपनी सरकार को दिया गया याचिका पत्र। ऑप्शन बी है उस समय के समाचार पत्रों की रिपोर्ट्स जिनमें बुनकरों द्वारा सही गई कठिनाइयों का वर्णन करना। ऑप्शन सी एक इतिहासकार द्वारा प्रारंभिक 19वीं शताब्दी के दौरान भारतीय कपड़े के पतन पर लिखी गई पुस्तक। सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर थर्ड हो जाएगा, ए और बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85। परियोजना प्रतिवेदन रिपोर्ट के अंत में सामान्यतः दी गई संदर्भिता का क्या उपयोग है? तो राइट आंसर यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा इस क्वेश्चन का फोर्थ, ए, सी और डी सही जवाब हो जाएगा। परियोजना प्रतिवेदन रिपोर्ट के अंत में सामान्यतः दी गई संदर्भिता का उपयोग उन दस्तावेज का विवरण देती है जिनको परियोजनाएं बनाते समय अधिगमकर्ताओं ने उल्लेख किया। अधिगमकर्ताओं विवरणों का उद्धरण देते समय क्षेत्र में किए गए कार्यों का श्रेय देते हैं या परियोजना प्रतिवेदन के लिए अनिवार्य आवश्यकता के रूप में सम्मिलित किया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए है पोर्टफोलियो अधिगमकर्ता द्वारा किए गए काम का संकलित संग्रह होता है जो उनकी योग्यता अथवा प्रयासों की विविधता को दर्शाता है। कथन बी है पोर्टफोलियो में उपलब्ध अधिगमकर्ता की योजनाओं के आकलन हेतु रूब्रिक निर्देश का प्रयोग एक साधन के रूप में किया जा सकता है। तो राइट आंसर थर्ड हो जाएगा, ए और बी दोनों सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार 8वीं कक्षा तक पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए मूल्यांकन कार्य विधियां विकसित करते समय निम्नलिखित में से किन सिद्धांतों का अनुसरण करना है? तो राइट आंसर यहां पे हो जाएगा दोस्तों, तो सही विकल्प का चयन करें तो सही जवाब यहां पे हो जाएगा थर्ड, बी और सी। बी और सी यहां पे सही जवाब है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार 8वीं कक्षा 6 से 14 तक पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए कार्य विधियां विकसित करते समय बच्चों को उनके विचार मुक्त रूप से प्रकट करने में सहायता करें, बच्चों को भय, मानसिक आघात और चिंता मुक्त आदि बनाएं। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88। निम्नलिखित आकलन उपकरणों का उसके मुख्य उद्देश्यों के साथ मिलान कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट में दिया गया कक्षा में प्रश्न पूछना। तो कक्षा में प्रश्न पूछना का मिलान आपको ए का मिलान जो हो जाएगा उपचारात्मक तरीके उपलब्ध कराना, थर्ड से मिलान हो जाएगा। ऑप्शन बी में दिया गया साथी मूल्यांकन। साथी मूल्यांकन दूसरों के साथ तुलनात्मक, फोर्थ से मिलान हो जाएगा। ऑप्शन सी है संत्रात्त परीक्षा, इसका जो संबंध हो जाएगा अधिगमकर्ताओं को प्रमाणीकृत करने का काम, अधिगमकर्ताओं को सेकंड से हो जाएगा। ऑप्शन डी है लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा का जो मिलान हो जाएगा बड़े स्तर पर अधिगमकर्ताओं का आकलन। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, ए का फर्स्ट, बी का फोर्थ, सी का सेकंड और डी का थर्ड। यहाँ पे सही जवाब है दोस्तों। अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर माफ़ कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे इस क्वेश्चन का विकल्प सेकंड सही होगा, ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का सेकंड और डी का फर्स्ट यहाँ पे सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 89 है दोस्तों। एक पोर्टफोलियो है, आपको बताना। ऑप्शन ए है विद्यार्थियों के कार्यों का यादृच्छिक संग्रहण है, ऑप्शन बी विद्यार्थियों के कार्यों का स्वदेश संग्रहण, ऑप्शन सी विद्यालय निरीक्षण है तो विद्यार्थियों के कार्यों का संग्रहण, ऑप्शन डी है एक लंबी अवधि में विद्यार्थियों के विकास का एक विश्वसनीय साधन है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, सही विकल्प का चयन करना है आपको दिएगा ऑप्शन में से। तो आंसर यहाँ पे फोर्थ हो जाएगा, बी और डी दोनों सही हैं। एक पोर्टफोलियो विद्यार्थियों के कार्यों का यादृच्छिक संग्रहण तथा एक लंबी अवधि में विद्यार्थियों के विकास का एक अविश्वसनीय साधन होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90 और अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों। निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन से अधिगमकर्ता के मूल्यांकन कौशल का आकलन करते हैं? तो राइट आंसर फर्स्ट यहाँ पे हो जाएगा, केवल फर्स्ट यहाँ पे सही जवाब है। मूल्यांकन कौशल का आकलन जनधन योजना ने ग्रामीण लोगों के गरीबी से बाहर आने में मदद की है। इस विचार मात्र से सहमति को उचित ठहराने के संदर्भ में विकल्प फर्स्ट सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों ये रहे एसएसटी के 60 क्वेश्चंस जो आपने सॉल्व किए दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आती है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को लाइक और शेयर करें। दोस्तों आज की इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।